वेलकम बैक कार्डियोलॉजी में। और आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो हम ट्रेंड को देखेंगे। उससे पहले हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कोई कि हमारे पास एलिमेंट्स पहले होते कौन कौन से हैं। हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड देन रेडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ये नोट डाउन कर लें कॉपी पर। और उसके अलावा हम फर्दर अगर देखें, हमारे पास कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स हम अगर इनके लिखें तो हमारे पास किस तरह से बनेंगे। इस तरह से बेरिलियम है तो वो हमारे पास जो कार्बोनेट बनाएगा कुछ इस तरह से बनाएगा, क्योंकि इसके पास -2 चार्ज होती है, इसकी +2। तो हमने एक बात ये याद रखनी है कि टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप 2 में चार्ज +2 रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेरिलियम कार्बोनेट हो गया। इसी तरह यहाँ पर एक्स पे आप जो भी रखते हैं, ठीक है, जो भी मेटल रखते हैं, इधर बेरिलियम रखते हैं, मैग्नीशियम रखते हैं, बेशक आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम जो भी रखते हैं। ठीक है, तो वो बनाएगा कार्बोनेट किस तरह से, कुछ इस तरह से। ये स्ट्रक्चर कार्बोनेट का क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं नाइट्रेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बेरिलियम की मैं बात करूं तो मेरे पास नाइट्रेट किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो वो इसलिए यहाँ पर 2 चार्ज होगी, नाइट्रेट की चार्ज -1 होती है। ठीक है, नाइट्रेट की चार्ज -1 होने की वजह से हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यानी कि नाइट्रेट के दो जो हैं वो नाइट्रेट के 2 कंपाउंड मिलते हैं इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह सेम एज इट इज़ एक्स रखते हैं और यहाँ पर क्या रखेंगे हम, नाइट्रेट। ठीक है, सारे एलिमेंट्स, चाहे वो यहाँ पर कैल्शियम रखते हैं, यहाँ पर आप मैग्नीशियम रखते हैं, स्ट्रोंशियम रखते हैं, बेरियम रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो ये नाइट्रेट इस तरह से बनेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जल्दी से इनको प्रोडक्ट्स क्या बनेगी जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो कार्बोनेट्स जो हैं ये नोट करते जाएँ साथ साथ, बहुत अहम है आपके लिए। सो नाइट्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रेट्स क्या देंगे हमें फॉर नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट्स में हम जब भी डिकम्पोज करवाएंगे किसी भी ग्रुप 2 एलिमेंट के नाइट्रेट को, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनेंगी। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में हमारे पास ऑक्सीजन गैस, ये प्रोडक्ट्स बनेगी। ये भी नोट डाउन कर लिया, तो अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से कार्बोनेट्स में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी। ये जो मैं एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर सपोज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई भी ग्रुप 2 का एलिमेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर कार्बोनेट की बात करूँ तो कार्बोनेट जो होगा सेकंड ग्रुप एलिमेंट का, वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा। हमारे पास मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड के साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, ये इसकी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर, इसके प्रोडक्ट्स भी लिख लिए। अब हम चलते हैं ट्रेंड की तरफ। या पहले थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की कि वो अपनी एबिलिटीज़ को एबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की, तो कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेनटेन कर सकें जब भी हम उसे हीट स्ट्रेस में सब्जेक्ट करें। ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड है उसको अगर आप हीट में डालें और वो हीट के अगेंस्ट जो है वो जब तक उसको रेजिस्ट करता रहे अपने ब्रेक डाउन को, ठीक है, यानी उसकी जब ब्रेक डाउन ना हो रही हो, जब तक वो सॉलिड फॉर्म नहीं हो, यानी कि हम कह सकते हैं बॉन्ड जब तक बनी हुई रहे और वो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करता रहे, तो उसे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का तो आपको पता ही होगा, स्टेबल होना यानी ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी रखना। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, टॉप टू बॉटम नाइट्रेट्स हों चाहे वो कार्बोनेट्स हों, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अब उसके कुछ रीज़न्स हैं। ठीक है, अब देखें अगर हम टॉप टू बॉटम, इसके 2 मेन रीज़न्स हैं, ये नोट कर लीजिएगा। जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि हमारे पास जो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा होता है। और हमें पता है कि आयोनिक कैरेक्टर जो होता है या आयोनिक बॉन्ड्स जो होती हैं, आयोनिक बॉन्ड वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा होता है, और जबकि हमारे पास मेटल कैरेक्टर भी इंक्रीज़ हो रहा होता है और कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो यानी कि आयनिक बॉन्ड्स ज़्यादा फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जब आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास कंपाउंड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिकम्पोज करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ज़्यादा हीट चाहिए होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। एक तो ये रीज़न कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम। दूसरा रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ, दूसरा रीज़न ये है कि टॉप टू बॉटम हमें पता है चार्ज क्या रहती है, +2 सेम रहती है, चाहे वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम
कोई भी हो, +2 चार्ज सेम रहेगी। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से चार्ज तो सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो कैटायन के अंदर इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल्स पहले इतने थे, ठीक है, इतने थे, इनके अंदर चार्ज डेंसिटी थी। अब जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ गए, ठीक है, बढ़ गए नंबर ऑफ़ शेल्स, बहुत सारे हो गए, तो चार्ज डेंसिटी स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देखें वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम है, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी हमें पता है वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, पोलराइजेशन पावर ऑफ एन कैटायन जो है वो कम होगी ओवर एनायन, ठीक है। यानी कि पोलराइजेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पोलराइजेशन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डी स्टार्ट एनायन, ठीक है, यानी कि डी लोकलाइज करवाना एनायन को अपनी तरफ, ठीक है। तो यानी कि एबिलिटी जो है वो कैटायन की कम हो जाएगी, ठीक है। जब पोलराइजेशन ही कम होगी, पोलराइजेशन की अगर हम लिटरली या फिर हम कैसे कहते हैं कि इसकी मीनिंग देखें सिंपल, तो वो कहते हैं पोल्स क्रिएट करवाना, ठीक है, यानी कि पोल्स क्रिएट करवाना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पोल्स ही क्रिएट नहीं होंगे, पोलराइजेशन पावर कम होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगी, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो क्या कहेंगे हम, कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है ना। तो ये रीज़न है कि टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, चाहे वो नाइट्रेट्स हों चाहे वो कार्बोनेट्स हों। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, पहले तो हमने ये सीखा कि लिखे किस तरह जाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 2 में होते हैं, और जो दो मेन रीजंस देखे कि क्यों थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो नाइट्रेट्स हों या कार्बोनेट्स हो, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही होती है। तो आई होप सो कि इस छोटे से लेक्चर में आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो कोई भी तो कमेंट में पूछिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, and I hope so this is clear. So we'll meet in the next lecture. Till that, Allah Hafiz.